अच्छा, जब प्राचीन भारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद मौर्य साम्राज्य या गुप्त वंश, है ना? लेकिन भारत की कहानी इनसे कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। हम बात करने वाले हैं 30 लाख साल के सफर की। सोचिए, 30 लाख साल, जब पहले इंसानों ने जमीन पर कदम रखा था। ये हमारी सबसे सबसे पुरानी कहानी की शुरुआत है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। ये जो इतनी लंबी पट्टी दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा पाषाण युग है, स्टोन एज। और वो आखिर में एक जरा सा छोटा सा हिस्सा, हाँ, बस वही है हमारा सारा जाना पहचाना इतिहास। मतलब सिंधु घाटी, बड़े बड़े साम्राज्य, सब कुछ बस उस नन्हे से हिस्से में सिमटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी कहानी का 99% हिस्सा शिकारी और संग्राहक के तौर पर गुजरा है। कमाल की बात है ना? अब इतने लंबे सफर को समझने के लिए 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहास, यानी प्री हिस्ट्री। ये वो बहुत लंबा दौर है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ पत्थर के औजार और हड्डियां हैं। फिर आता है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। ये थोड़ा सा रहस्यमयी है। यहाँ लिखावट तो थी जैसे हड़प्पा की लिपि, पर अफसोस हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर आखिर में आता है इतिहास यानी हिस्ट्री, जहां से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि भारत में ये कहानी शुरू किसने की? पहले कौन थे? देखिए, सारे सबूत इशारा करते हैं होमो इरेक्टस की तरफ। ये हमारे उन शुरुआती पूर्वजों में से थे जो अफ्रीका से बाहर निकले। और हमारे पास इसका एक ठोस सबूत भी है, नर्मदा मानव। ये भारत में मिला इकलौता, जी हाँ, इकलौता इंसानी पूर्वज का जीवाश्म है। ये इस बात की पक्की निशानी है कि इस जमीन पर पहला कदम कब और किसने रखे थे। तो फिर इन शुरुआती इंसानों ने लाखों साल आखिर गुजारे कैसे? ये कहानी है सर्वाइवल की, हालात के हिसाब से खुद को ढालने की, और एक ऐसी जीनियस सोच की जिसने मामूली पत्थरों को जिंदगी बचाने वाले औजारों में बदल दिया। ये इंसानी इतिहास का सबसे लंबा, सबसे दिलचस्प चैप्टर है। देखिए, पुरा पाषाण काल सिर्फ एक लंबा बोरिंग समय नहीं था। ये लगातार इनोवेशन का दौर था। आप इसे एक तरह का टेक अपग्रेड समझ सकते हैं। शुरुआत में, यानी लोअर पैलियोलिथिक में, होमो इरेक्टस बड़े बड़े भारी औजार इस्तेमाल करते थे। फिर आया मिडिल पैलियोलिथिक और तकनीक थोड़ी और बेहतर हुई। अब पत्थर की परतों से नुकीले और धारदार औजार बनने लगे। और फिर जब हम, यानी होमो सेपियन सीन में आए, तो हमने ब्लेड और हड्डियों के औजारों से पूरी बाजी ही पलट दी। हर नया दौर एक बड़ा अपग्रेड था जो जीने के नए रास्ते खोल रहा था। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक ही वक्त में भारत के अंदर औजार बनाने के 2 अलग-अलग स्टाइल चल रहे थे। मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत में एशुलियन कल्चर था, जहां हाथ की कुल्हाड़ियां बनाने पर जोर था। लेकिन वहीं उत्तर पश्चिम में सोहन नदी के पास सोहनियन कल्चर था, जो चॉपर जैसे काटने वाले औजार ज्यादा बनाते थे। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी कितनी रीजनल डाइवर्सिटी थी। अपर पैलियोलिथिक दौर में पहुंचते पहुंचते कुछ कमाल का हुआ। ये सिर्फ बेहतर औजारों की बात नहीं थी, ये इंसान के दिमाग में एक धमाके जैसा था। हमें पहली बार कला के सबूत मिलते हैं भीमबेटका की मशहूर गुफाओं में। पहली बार गहने बनाए गए, वो भी शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर नक्काशी करके। और तो और बाघौर में एक पूजा करने की जगह जैसा स्ट्रक्चर भी मिला है। ये वो पल था जब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि सोचने और महसूस करने लगा था। कल्चर का जन्म हो रहा था। फिर करीब 10,000 साल पहले दुनिया पूरी तरह बदल गई। आइस एज खत्म हुआ और धरती गर्म होने लगी। जो बड़े बड़े जानवर थे वो गायब हो गए। तो अब इंसान क्या करते? उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ, यानी छोटे छोटे बहुत तेज पत्थर के औजार। ये छोटे और फुर्तीले जानवरों का शिकार करने के लिए परफेक्ट थे। ये सर्वाइवल के लिए एक जबरदस्त इनोवेशन था। और अब हम पहुंचते हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल। ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो पल था जब हमने शिकार करने और फल बीनने की जिंदगी छोड़कर खेती करना सीखा। और बस इसी एक चीज ने हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो ये क्रांति हुई कैसे? आप इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले खेती शुरू हुई। खेती से पहली बार जरूरत से ज्यादा खाना पैदा हुआ, जिसे हम फूड सरप्लस कहते हैं।
जब खाना एक्स्ट्रा था तो रोज रोज भटकने की जरूरत नहीं रही और इसी वजह से बसे परमानेंट गांव। अब उस एक्स्ट्रा अनाज को रखने के लिए कुछ चाहिए था, तो बनाए गए मिट्टी के बर्तन। देखिए कैसे एक चीज से दूसरी जुड़ी और समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया। हाँ, पर यह क्रांति हर जगह एक ही तरीके से नहीं हुई। मेहरगढ़ में हमें आज से करीब 9000 साल पहले खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। वहीं लेहुरा देवा में चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। कश्मीर की तरफ जाएं तो वहां लोग ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। और दक्षिण भारत में पशु पालने वाले समुदायों ने राख के बड़े बड़े टीले छोड़े हैं। मतलब एक बड़ी क्रांति, लेकिन उसकी कई लोकल कहानियां। और अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। मेहरगढ़ में आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंसान का दांत मिला है जिसमें बड़ी सफाई से छेद किया गया था। और कमाल की बात यह है कि वो इंसान उसके बाद भी जिंदा रहा। ये दुनिया में डेंटिस्ट्री का यानी दांतों के इलाज का सबसे पुराना सबूत है। सोचिए, हजारों साल पहले। ये चीज हमें उन पुराने लोगों से एक बहुत ही मानवीय स्तर पर जोड़ती है। लाखों साल तक पत्थर ही इंसान का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका सबसे जरूरी औजार। लेकिन पत्थर की अपनी सीमाएं थी। अगली बड़ी छलांग तब लगी जब एक ऐसी चीज खोजी गई जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था, पिघलाया जा सकता था और दोबारा बनाया जा सकता था। और वो चीज थी धातु। ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब देखिए, पाषाण युग से धातु युग का सफर एक दिन में पूरा नहीं हुआ। बीच में एक लंबा ट्रांजिशन का दौर था जिसे हम कहते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड यानी ताम्र पाषाण युग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस दौर में लोग पत्थर के बेहतरीन औजार तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने पहली धातु तांबे के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया था। ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स था। तो इस ताम्रपाषाण युग में जिंदगी कैसी थी? पहली बात, लोग तांबा गलाने की कला में माहिर हो रहे थे। दूसरी, वो बहुत सुंदर पेंट किए हुए बर्तन बना रहे थे, खासतौर पर काले और लाल रंग के बर्तन जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये था कि अब भारत में पहले बड़े गांव बसने लगे थे जिनकी कई बार किलेबंदी भी की जाती थी। मतलब समाज अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तांबे के बाद आया लोहा और आयरन के आने से भारत में दो बिल्कुल अलग अलग कल्चरल रास्ते बन गए। उत्तर भारत में हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर मिलता है जो खेती बाड़ी वाले समाज से जुड़ा था, लेकिन दक्षिण में एक बिल्कुल अलग मेगालिथिक कल्चर पनपा। मेगालिथ यानी बड़े पत्थर। ये लोग अपनी विशाल पत्थर की कब्रों के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, एक ही धातु लेकिन दो कितनी अलग दुनियाएं। तो अब सवाल उठता है कि हम इन पुराने लोगों के बारे में इतना कुछ जानते कैसे हैं, जबकि उन्होंने अपने पीछे कोई लिखी हुई बात तो छोड़ी नहीं। इसका जवाब एक जासूसी कहानी जैसा है। सारे सुराग जमीन के नीचे दबे हैं, पत्थरों में और मिट्टी के बर्तनों में। उनकी कब्रें और उनके बनाए बर्तन ही हैं जो हमें बिना कुछ बोले उनकी दुनिया की कहानियां सुनाते हैं। दक्षिण भारत के ये मेगालिथिक साइट्स वाकई देखने लायक हैं। जैसे आदिचन्नलोर में लोगों को बड़े बड़े मटकों में दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में वो लाशों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों के सर्कल बनाते थे। ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये उस जमाने में सोशल स्टेटस, पावर और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनके विश्वास को दिखाने का एक जरिया थी। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े किसी सोने से कम नहीं होते। हर कल्चर का अपना एक खास स्टाइल होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे गैरुए रंग के बर्तन हमें कैल्कोलिथिक दौर में ले जाते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर हमें आयरन एज और शुरुआती वैदिक कल्चर की कहानी सुनाते हैं, और जब हमें चमचमाते हुए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब शहर और बड़े बड़े साम्राज्य बनने का वक्त आ गया है। हर एक टुकड़ा अपने आप में एक कहानी है। तो ये था 30 लाख साल का एक अविश्वसनीय सफर, पहले इंसानों से लेकर सभ्यता की दहलीज तक। पत्थर के औजार, आग पर काबू, खेती की शुरुआत, धातु की खोज, हर एक इनोवेशन ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर इन सब में से किसी एक को चुनना हो तो इंसानियत के सफर के लिए सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल इनोवेशन कौन सा था।